हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं विवेक प्रयागराज से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप में। तो साथियों, हम लोगों की जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा है कि किस तरीके से हम लोगों ने पाठ्यक्रम पर चर्चा की है। सभी विषयों, जीएस के सभी विषयों के पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा की है, जिसमें भूगोल विषय के अंतर्गत भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम पर चर्चा की है। इतिहास विषय में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास पर हमने चर्चा की है। अब सिलेबस को और लेंदी न बनाते हुए बीच में मैं आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा मैं अन्य सिलेबस पे भी चर्चा करूँगा। आज मैं आपको विषय के पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन कराऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से अध्ययन करना है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसा कि पहला विषय मैंने बताया था ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल के विषय में आज से हम लोग अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले तो हम देखेंगे ज्योग्राफी, भूगोल कहते किसे हैं। आइए देखते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को ही क्या कहते हैं? भूगोल। ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल यानी ज्योग्राफी अगर हम बात करें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किनसे बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द क्या है? जियो, जियो, और दूसरा ग्राफिया। जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ, अर्थ, ठीक है। और ग्राफिया का मतलब क्या हो गया हमारा? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि अर्थ को अगर हम बात करें तो क्या हो गया? पृथ्वी। अर्थ का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? वर्णन, वर्णन। यानी कि पृथ्वी को अगर हम यहां जोड़ दें का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन हमें किसके द्वारा करना है? ज्योग्राफी के द्वारा। यानी ज्योग्राफी का पूरा अर्थ क्या हो गया हमारा? पृथ्वी का वर्णन। इसमें पृथ्वी के आंतरिक, इसमें क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन कैसा होगा? यह आंतरिक वर्णन, आंतरिक प्लस बाह्य, बाह्य, दोनों प्रकार के वर्णन हम करते हैं किसमें? ज्योग्राफी में, ठीक है। इसी को अगर दूसरे बाद में कहें, ज्योग्राफी एक शब्द इसी में और निकल के आता है जिसको हम कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? भूगर्भ शास्त्र। क्या कहते हैं इसको? भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्णन। यानी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आंतरिक भाग का अध्ययन। तो हमें ज्योग्राफी शुरुआत करने से पहले इनके और इनके विषय में जान लेना जरूरी होता है। यह देखिए, मैं आपको चैप्टर बिल्कुल बेसिक स्तर पर ले चल रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी का मतलब आप समझ। ये तो हमने क्या बताया? ज्योग्राफी का मतलब भूगोल। भूगोल का अर्थ क्या हुआ? जियो मतलब अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। ग्राफिया मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन। यानी पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का कैसा वर्णन होगा? यह आंतरिक वर्णन और बाह्य वर्णन, दोनों प्रकार से वर्णन हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा जो जियोलॉजी शब्द आता है, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ शास्त्र। यानी कि पृथ्वी के केवल आंतरिक भाग का अध्ययन ही हमें भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी अगर हम बात करें, ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले किसने शुरुआत किया? यानी कि अगर कहा जाए ज्योग्राफी का पिता, या कह सकते हैं फादर
ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो जो फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, यह याद कर लीजिएगा। यह काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुका है, हर प्रकार के एग्जामों में पूछ चुका है। देखिए ज्योग्राफी बेसिक से शुरुआत, यह आपके हर एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वह बेसिक स्तर से लेकर जितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सवाल हो गए, सभी भी इस पर चर्चा होगी यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा आपके पीसीएस स्तर के पेपर, अब वनडे स्तर के जो भी पेपर होते हैं, यूपी अधीनस्थ के पेपर, शिक्षा विभाग से पेपर, जो भी सुपर टेट उच्चतर शिक्षा आयोग के जो जीएस के पेपर 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एलटी जो अभी आने वाली है एलटी का पेपर, उसमें 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, उसमें भी इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप लोग शुरू से पढ़िए बिल्कुल, और अपने साथियों को ज़रूर सेंड करिए, लाइक और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों आते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले शुरुआत किसके करेंगे? भारत की भूगोल की। क्या हम शुरुआत करेंगे? भारत का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल में हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? भारत की स्थिति। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ है? स्थिति, क्षेत्र, सीमाएं, ठीक है, इन सभी पर हम इनका अध्ययन करेंगे कि भारत की प्रारंभिक स्थिति कैसी है, कैसे कैसे उसके क्षेत्र हैं और कहाँ कहाँ उनकी सीमाएं हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ज्योग्राफी को अगर हम शुरुआत करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर इसे हम ग्लोब मान लें, ठीक है, ग्लोब मान लें, तो ग्लोब में कुछ रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब यानी कि पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं मैंने कुछ होती हैं लैटिट्यूड रेखाएं, लैटिट्यूड लाइनें होती हैं, कुछ होती हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड होती हैं। ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं। क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखिए कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को अक्षांशीय रूप में दो भागों में बांटा है। जैसे बिल्कुल मध्य से लैटिट्यूड लाइन एक है, बिल्कुल मध्य से एक लैटिट्यूड लाइन खींची गई है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए यह दो बराबर भाग क्या कहलाते हैं? जो ऊपरी भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी
गोलार्ध। और जो अक्षांश रेखा से दक्षिण में स्थित है इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब देखिए अक्षांश विषुवत या भूमध्य रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटी हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं अक्षांश रेखाएं दो भागों में बंटती हैं। ठीक है, पृथ्वी के दो भागों में, जो कि पहला क्या हो गई? उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं की। ठीक है, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा भी पृथ्वी के एकदम मध्य से, ठीक है, पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से लंबवत खींची गई है। एकदम मध्य से कैसी खींची गई है? लंबवत रेखा खींची गई है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसे भी हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जीरो डिग्री देशांतर रेखा, शायद दिख न रहा हो। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा चला गया है। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब यहाँ पे पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये बांट रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? जो हमारा ये वाला भाग है इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहेंगे हम? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। और हमारा जो ये वाला भाग है, इस लाइन के इधर वाला भाग, यह हमें क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध, यानी कि इस लाइन की इधर जो है पूर्वी गोलार्ध, इस लाइन की इधर है पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं, जिसे कहते हैं एक पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा क्या है? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है? हमारे भारत की स्थिति यहीं पर। ठीक, हमारे भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर ऐसी ही है। ठीक है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कुछ ऐसी ही है, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर बात की जाए अवस्थिति भारत की कहाँ पर है, तो इस रेखा से इधर है। ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्वी भाग में है। तो भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध का देश है। और अगर हम अक्षांशीय रूप से बात करें, भारत जो अक्षांश रेखा, जो कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर स्थित है, यानी यह उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, अक्षांशी रूप में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर देखा जाए कि देशांतरी रूप में किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसको हम देख लें थोड़ा सा, ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो साथियों अक्षांश देशांतर को हम लोग विस्तृत रूप से एक नए चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसका अलग से कौन किस किस देशों से रेखाएं गुजरी हैं, कहाँ कहाँ से गुजरी हैं, उनका क्या प्रभाव है, मौसम के ऊपर क्या प्रभाव है, समय के ऊपर क्या प्रभाव है, इसका हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए हम लोग अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कि किस प्रकार से भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या विस्तार, क्या सीमाएँ हैं। ठीक है।
आइए सबसे पहले मैं अपने लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, किस प्रकार से हम लोग चलेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भारत का विस्तार और सीमाएं किस प्रकार से हैं। थोड़ा सा ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। अगर भारत को देखा जाए, भारत की स्थिति कैसी है? एक चतुष्कोणीय स्थित है, यानी कि भारत देखिए 4 कोण बनाता है। आप देखिए इस प्रकार से बना रहा है कुछ, यानी कि भारत 4 कोण बना रहा है। अगर कभी पूछा जाए भारत की स्थिति कैसी है, त्रिकोणीय है, चौकोर है, तो आप क्या बताएंगे? भारत की स्थिति कैसी है? चतुष्कोणीय स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब चारों तरफ से जो इसकी सीमाएं हैं, सीमाओं से लगे हुए इसके द्वीप सभी मिलाकर जो इसका क्षेत्रफल बनता है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगर पूछा जाए भारत की जो उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा कितनी है, कौन कौन सी है, आइए हम जानते हैं। भारत की जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, उत्तरी जो छोर बिंदु है उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। उसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत की जो उत्तरी सीमा यह कहां पर स्थित है? लद्दाख। किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में है। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु, ठीक है, मुख्य भूमि, ये भारत का मुख्य बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो यह कहां पर है? किबिथू। किबिथू या वालांगू। वालांगू या अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा गौर माता। गौर माता। यह किस जगह पर है? गुजरात में। गुजरात में। ठीक है, इस तरीके से भारत के चारों तरफ के हमें प्रमुख बिंदु पता चल गए। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए, मैंने कहा था कि
जो अक्षांशीय रूप से है, लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन के रूप में देख लिया जाए भारत का उत्तरतम बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा। तो हम जानेंगे भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वह कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट। कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ, यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर की दिशा में बढ़ा है, इस कारण इसे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में पढ़ेंगे। अगर हम देखा जाए अक्षांशीय रूप में भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा होगा, तो यह होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यह भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी पिग्मेलियन पॉइंट, यह किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ठीक है, यह हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। अगर पूछा जाए देशांतरी रूप में भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो हमने बताया गौर माता है, और देशांतरी रूप में इसका देशांतरी विस्तार कितना होगा, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, यानी मैंने बताया था देशांतर क्या है, पूरब की तरफ भारत पूर्वी देशांतर का है, तो हम क्या लिखेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यह कहाँ पर है, गौर माता, गुजरात में। अगर भारत का पूछा जाए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु या वालांगू। किबिथु या वालांगू, अगर इसका देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, यह होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यह क्या हो गया, भारत का पूर्वी बिंदु सबसे। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उत्तर भारत का उत्तरतम बिंदु देखा, इंदिरा कौल लद्दाख, भारत का दक्षिणतम बिंदु देखा मुख्य भूमि का कन्याकुमारी पिग्मेलियन पॉइंट, यह कितनी अक्षांशीय विस्तार पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भारत का हम लोगों ने पश्चिमतम बिंदु देखा गुजरात का गौर माता, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। और भारत का पूर्वी बिंदु हमने देखा किबिथु या वालांगू, यह अरुणाचल प्रदेश में है, इसका देशांतरी विस्तार कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना हो जाएगा, 6 डिग्री, कितना हो जाएगा यह, 6 डिग्री 4 मिनट। ये भी क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यह कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, तो 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश। यह कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यह थोड़ा सा अंतर आप जरूर समझिएगा कि मुख्य भूमि अगर लगा दिया तो इसको करना है, और अगर लगा दिया भारत का दक्षिणतम बिंदु तो हमें इस पर ध्यान देना है। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत की उत्तर यानी कि इंदिरा कौल से लेकर कन्याकुमारी पिग्मेलियन पॉइंट तक की लंबाई कितनी है। ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये हो गया 3214 किलोमीटर। कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर। और वहीं अगर मैं बात करूं भारत के जो पश्चिमतम बिंदु है, भारत के पश्चिमतम बिंदु से लेकर भारत के पूर्वी बिंदु तक की लंबाई कितनी हो गई, तो यह हो गई
2933 किलोमीटर। ठीक है, यह क्या है, भारत के पश्चिम से लेकर पूर्वी तक की जो लंबाई है वह कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर देखा जाए भारत विश्व में कौन से नंबर के क्षेत्रफल का देश है। ठीक है, कौन से नंबर का क्षेत्रफल का देश है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो भारत कौन से नंबर पर है, 7th पोजीशन पर है। ठीक है, विश्व में 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर में सभी का क्रम लिख लिया जाए, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। ठीक है, इसको, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगर देखा जाए 7वें नंबर के क्षेत्रफल में कौन कौन से देश भारत से ऊपर हैं और कौन कौन से देश भारत से नीचे हैं, तो इस पे चर्चा करते हैं। आइए, पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर हमारा भारत। सातवें नंबर पर हमारा कौन सा देश है, भारत। अब भारत के बाद चलिए ठीक है, 7 तो हमें याद हो जाएंगे, 7 पता है। इसके बाद 8वें 9वें 10वें ये भी जान लीजिए कौन कौन से देश हैं। अगर हम 8वें नंबर की बात करें तो हो जाएगा कौन, अर्जेंटीना। कौन सा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना तो हमने जान लिया। अगर हम 90वें नंबर के देश की बात करें, ठीक है, 90वें नंबर के देश की बात करें तो वो कौन सा देश है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, 90वें नंबर का देश है कजाकिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा 90वें नंबर का, कजाकिस्तान। ठीक है, अगर हम 10वें नंबर के देश की बात करें तो कौन सा हो गया, इधर से जगह नहीं बन पा रही है। ठीक है, 10वें नंबर का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत से देखिए, पहले नंबर का देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। 10वें नंबर का देश कौन है, अल्जीरिया। ठीक है, 10वें नंबर का देश अल्जीरिया। इस प्रकार से 10 देश क्रमबद्ध रूप में आपको मिल गए हैं। अगर पूछा जाए भारत विश्व का कितने प्रतिशत, ठीक है, अगर प्रतिशत की यहाँ बात की जाए, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल ग्रहण करता है। ठीक है, भारत विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल ग्रहण करता है, तो 2.43%। ठीक है, भारत विश्व का 2.43% क्षेत्रफल ग्रहण करता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई। और जनसंख्या में तो आपको मालूम ही है, भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, क्षेत्रफल बहुत कम है, 2.43% ही ग्रहण कर रहा है, परंतु जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है भारत, ग्रोइंग अप भारत। ठीक है, आइए इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हमने बात की अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हुए भारत के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा है, कहाँ से गुजर रही है। तो देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से भारत के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। क्या नाम है इसका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क
रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से एकदम गुजरी हुई है, जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी है, 8 राज्यों से। आइए हम लोग राज्यों का क्रम देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से राज्य से गुजरी है, किस प्रकार से गुजरी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, किनारे में आप लोग राज्य तो मालूम ही होगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा राज्य होगा। सबसे पहले किनारे में कौन सा राज्य है, ये गुजरात, गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा राज्य आता है, राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा आता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आ रहा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य आ रहा है, झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। देखिए ये क्रम से बिल्कुल लेकर चलिए, आप लोग याद किए होंगे, सूत्र से किसी याद किए होंगे या फिर जैसा भी याद किए होंगे, लेकिन मैप के माध्यम से चलिए किस प्रकार से हमें याद करना। सबसे पहले गुजरात राज्य से गुजरी है, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। इधर से भारत के 2 राज्य मिलते हैं, जो कि पहला यह कौन सा है, त्रिपुरा, और यह कौन सा राज्य है, मिजोरम, मिजोरम। इस प्रकार से हम देखते हैं कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, इसको आप लोग मैप बना के नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैप से जब आप याद करेंगे तो आपको बेहतर से याद होगा। ठीक है, और मैं एक बार फिर से कहूँगा, आप अपने मित्रों को, सभी साथियों को इसको सेंड करिए और लाइक और सब्सक्राइब कराइए, इससे मेरा भी मोटिवेशन होता है। ठीक है, आइए इसको देखें। अब हम देखते हैं भारत में एक जो देशांतर रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा भी कोई ना कोई भारत से गुजरी हुई है। कहाँ से गुजरी हुई है, किस प्रकार से गुजरी है और कौन कौन से राज्यों से गुजरी हुई है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत में देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं। भारत में देशांतर रेखा कुछ इस तरीके से यहाँ से मध्य से गुजरी हुई है। इसमें सबसे पहले कौन कौन से राज्य हैं, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से देखिए भारत की जो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, अब यह भारत की देशांतर रेखा इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, लेकिन परंतु भारत के मध्य से जो रेखा गुजरी है 83.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, यही भारत का क्या कहलाती है, मानक समय रेखा। क्या कहलाती है यह, मानक समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा, यहीं से भारत का समय निर्धारण किया गया। यहाँ से क्या है, भारत का समय का निर्धारण हुआ है। जो पूरे देश में एक टाइम यूनिट चल रही है, वह समय निर्धारण कहाँ से होता है, 82.5 डिग्री, 83.5 मैंने लिख दिया यहाँ, 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। ठीक है, यह कौन कितने राज्यों से गुजरी है, तो यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी है। हमने ये देखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से
देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से। लेकिन यह दोनों रेखा किस एक राज्य से गुजर रही, ये देखिए कौन सा एक राज्य है, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों किसी एक राज्य में काटती हैं एक दूसरे को, वह राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन कभी आपके सामने रख सकता है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इस तरीके से आप मैप के माध्यम से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यह मानक रेखा इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, ठीक है। नैनी और मिर्ज़ापुर के बीच में है, मिर्ज़ापुर एक अच्छा ज़िला है, मिर्ज़ापुर से यह मानक रेखा, आप कभी मिर्ज़ापुर जाइएगा, ठीक है, तो एक जगह एक बड़ा सा गाड़ा गया है पत्थर, उस पर लिखा है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये समय का निर्धारण करती है हमारी। इसके बाद देखिए आगे हम क्या देखते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। तो साथियों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, ठीक है। और क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी समस्या होगी आप लोगों को भी। एक ऐसे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक को मैं बना के आपको कवर कराऊंगा। आज के वीडियो में हमने प्रारंभिक भारत की स्थिति जानी, भारत का विस्तार जाना, भारत का क्षेत्रफल जाना। भारत का क्षेत्रफल जान के हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जाना, कौन कौन से राज्य में होती है, ठीक है। इसके बाद आगे जो हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, भारत की सीमाएं पढ़ेंगी, भारत की कितनी लंबी सीमाएं हैं, कहाँ तक सीमाएं हैं, कौन कौन से देशों से ये सीमाएं लगी हुई हैं, किस प्रकार से, ठीक है, कौन कौन से देश के साथ कितने किलोमीटर की क्षेत्र सीमा लगी हुई है। तो इस पर करते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, और अपने मित्रों को लाइव सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, शेयर करिए थोड़ा सा, जिससे कि उन गरीब बच्चों को, उन ऐसे बच्चों को पहुँच जाए वीडियो जो कि वास्तव में पढ़ने में अक्षम हैं, कहीं दूर जाके पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, आपकी तैयारी होगी बेहतर, उनकी तैयारी होगी बेहतर, जिससे कि आने वाले समय में आप लोगों का सिलेक्शन बेहतर हो सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।